हेलो बच्चों, इससे पहले चैप्टर 10 के हम 4 वीडियो बना चुके हैं। इस 5वें वीडियो के अंदर हम सीखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं। क्या होती है बल रेखाएं, इस पर हम विचार करें तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी क्षण चुंबक को, ये क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक को यदि धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो इसका जो एन सिरा है सदैव उत्तर दिशा में जाकर ठहरता है और एस सिरा सदैव दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी एक स्वयं चुंबक के तरह से व्यवहार करती है, इसलिए इसका एन सिरा और एस सिरा इस तरह से उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहरता है। अब यदि मैं इस क्षण चुंबक के स्थान पर एक छोटी क्षण चुंबक लूं जो बहुत ही पतली हो, इस तीर के तरह, और इसको एक डिब्बी में बंद कर दूं जिसके ऊपर कांच की प्लेट लगी हो, छोटी सी डिब्बी, तो इसको हम जो कहेंगे कंपास, और कंपास का भी यही व्यवहार होगा। ये बीच में से यहाँ किलकित है, ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी और जो सिरा, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में रुकेगा उसे हम एन सिरा या उत्तरोमुखी ध्रुव कहेंगे, उत्तरोमुखी ध्रुव कहेंगे। और इसी तरह से जो सिरा दक्षिण में रुकेगा उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव कहेंगे। तो किसी भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव, इनके नाम एन और एस है। एन क्यों है? क्योंकि ये उत्तर दिशा में जाकर रुकता है। उत्तर दिशा में क्यों रुकता है? इसका कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से दिया जाता है, जो अपने सिलेबस से बाहर है, जिसे आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब मैं अगर इस कंपास को एक क्षण चुंबक के पास रख दूं तो क्या होगा? देखिए, मान लेते हैं ये एक क्षण चुंबक है जिसका एक सिरा एन होगा और एक सिरा एस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उस समय ये उत्तर दिशा में जाके ठहरेगा, भौगोलिक उत्तर में, और ये भौगोलिक दक्षिण में जाकर ठहरेगा। अब मैंने इसको इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ नहीं लटकाया, यहाँ टेबल पे रख दिया है, तो इसको आप किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। अब कंपास मैं यहाँ लाऊं इस जगह पर। कंपास से तात्पर्य है एक डिब्बी कांच की जिसके अंदर एक संकेतक चुंबकीय सुई तीर जैसी लगी है जो बहुत ही हल्की है और ये बीच में से किलकित है। चूंकि ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, जिसका कारण आपने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझा, लेकिन अब मैं जब यहाँ ले आया हूँ तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो गया है और इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से काफी प्रबल है, नजदीक में, और इसलिए बच्चों ये चुंबकीय सुई इस क्षण चुंबक के अनुसार अपनी दिशा तय करेगी, अब उत्तर दक्षिण में नहीं ठहरेगी। तो इस क्षण चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसके अनुसार ये चुंबकीय सुई अपना ये जो है दिशा तय करेगी और मैं इसके तीर के ऊपर, शीर्ष के ऊपर एक यहाँ बिंदु लगा दूं। ठीक है, अब इस कंपास को हटा लिया तो फिर ये स्वतंत्र हो गई क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया। पुनः इस कंपास को इसके आगे मैंने यहाँ रख दिया इस तरह से, और इस तरह से रखा कि इस चुंबकीय सुई का जो पूंछ है, ये पूंछ इस बिंदु की ओर हो जाए और फिर आगे एक मैंने यहाँ बिंदु लगा दिया, और यही क्रम मैं दोहराता जाऊं तो आप पाएंगे कि ये घूम कर इस तरह से वापिस एस में आकर रुकती है। यहां से अगर हम शुरू करें तो इस तरह से हमें इस तरह की काल्पनिक ये रेखाएं प्राप्त होंगी। बच्चों, जिनकी दिशा आप देख रहे हैं एन से शुरू होकर एस की ओर है, और इधर से लूं तो भी यही स्थिति प्राप्त होगी। इस तरह से प्राप्त होगी। बच्चों, कंपास सुई को
इसी तरह से प्रारंभ करते हुए चलते रहें, जिधर कंपास की सुई दिशा हमें बता रही है उस दिशा में चलते जाएं तो हम N से शुरू होंगे और S तक आ जाएंगे। अगर और आगे बढ़े इधर से तो भी ऐसे शुरू होगी और पूरा घूम के इधर से आ जाएगी, इधर से पूरा घूम के जाएगी और इस तरह से आएगी। अगर इधर से शुरू करें तो भी पूरा घूम के जाएगी, यूं इस तरह से। कंपास की सुई इस छड़ चुंबक के मुख्य रूप से इस छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। कंपास की सुई जो अपनी दिशा तय करेगी वो इस छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होगी। हालांकि कुछ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का भी यहाँ होगा, जिसे हम यहाँ दर्शा नहीं रहे हैं। हालांकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है इस छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार जो ये काल्पनिक रेखाएं हमें मिल रही हैं जो हर जगह पर है, हर जगह पर है, जहाँ खाली छोटी जगह है वहां भी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। हाँ, कुछ बिंदु ऐसे हैं, 2 बिंदु ऐसे मिलेंगे हमें जहां पर नहीं है, तो वो उदासीन बिंदु कहलाएंगे। यहाँ पर कहीं पर या तो यहाँ मिलेंगे वो बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, या फिर यहाँ मिलेंगे। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ये छड़ चुंबक किस दिशा में रखी गई है। बाकी सब जगह पर हमें ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होगी। तो बच्चों, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक और रेखाएं हैं, या ये बंद वक्र हैं। बंद है। बंद वक्र क्यों है? क्योंकि यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होंगी, यहां तक आएंगी, और अंदर भी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करें तो ये इस दिशा में आएंगी, यानी S से N की ओर आएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर तो N से S है, अंदर जो है S से N की ओर है, इसलिए ये एक बंद लूप बनाती हैं। इसलिए काल्पनिक रेखाएं हैं, बंद वक्र हैं, जो क्या कर रही हैं? छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। दिशा को बच्चों व्यक्त करती हैं। कैसे व्यक्त करती हैं? पता क्या चलेगा कौन सी दिशा है? तो अगर इस बिंदु पर मुझे दिशा दिखानी है तो इस बिंदु पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, ये दिशा। इस बिंदु पर दिशा प्राप्त करनी है तो यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दिशा। इस बिंदु पर पता करनी है तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये दिशा। तो क्या परिभाषा हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की? कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक बंद वक्र हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां तक प्राप्त होंगी, जहां तक आप देखें कि चुंबक के नजदीक तो ये घनी है, सघन है, पास पास है, यहाँ पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये विरल होती जा रही है, यानी दूर होती जा रही है, और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, और चलते चलते एक स्थान ऐसा आएगा जहां चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। तो पूरा जहां तक ये चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, जहां पर ये चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होंगी, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषता आपने देखी, पहली बाहर जो है N से S है, अंदर S से N है। दूसरी आपने क्या विशेषता देखी? जहां पास पास है वहां पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, जहां दूर दूर है वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। बच्चों, और क्या विशेषता दिख रही है आपको? कि इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। आप अपनी परिभाषाएं वगैरह अपनी पुस्तक से देख के लिखें, ताकि आप अपने सिलेबस में रहकर चीजें, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए उन्हें बता सकें। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं।
अगला टॉपिक है जो इसी से आगे बढ़ेगा, वो है चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? अब यहां मैं कल्पना करूं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से दर्शा रहे हैं। अब मैं कल्पना यह करता हूं कि यहां मैंने कोई क्षेत्रफल लाके रख दिया, कोई क्षेत्रफल लाके रख दिया। जैसे कल्पना करें, ये क्षेत्रफल मैंने यहां रख दिया। ये छड़ चुंबक है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सभी तरफ है, इधर भी है, नीचे से भी है, इधर से भी है, यानी आकाश में सब जगह है। और यहां कोई चुंबकीय क्षेत्र रख दूं तो उसमें से होकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे रुकेंगी नहीं, यहां से आई तो रुक गई, नहीं, आर पार होकर चली जाएंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरेंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। क्या हुआ इस परिभाषा इसकी? कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है, जिसमें दिशा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका जो मात्रक बनेगा वो मात्रक वेबर लिया जाता है, आपको याद रखना। अब चुंबकीय क्षेत्र को मैं इस तरह से दर्शा रहा हूं, और यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है असमान चुंबकीय क्षेत्र है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमें समांतर और समान अंतराल पे रेखाएं लेनी होंगी। इस तरह से समांतर और एक समान अंतराल पे रेखाएं लेनी पड़ेंगी। तो ये बल रेखाएं ही हैं, लेकिन ये कैसी हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र की हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम समांतर रेखाएं ले रहे हैं समान अंतराल पे। अगर इनमें से कोई भी बातें नहीं होगी, या तो समान अंतराल पे नहीं हो या फिर समांतर नहीं हो, तो वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसमें मैं कोई क्षेत्रफल रख दूं तो इस क्षेत्रफल से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी वो इस क्षेत्रफल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा जो इसमें से गुजरेगा। ठीक है, इस फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, जो आप आगे और पढ़ेंगे तब आपको ये सिखाया जाएगा। तो ये था बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। आप चित्र बनाएं और बुक में से देखकर जितना भी बुक में दिया गया है उसको आप नोट कर लें। अगला टॉपिक जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, देखें आप पुस्तक में, और अगला टॉपिक है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आता है, यानी विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। प्रकृति का नियम है कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होगा। तो ऑरिस्टन ने सोचा कि प्रकृति जो है सममिति का व्यवहार करती है, और इसलिए अगर इससे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है तो कोई ऐसी स्थिति बनेगी जब हम चुंबकीय क्षेत्र से पुनः विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकें।
और इस प्रयोग को ओरेस्टेड ने किया और हमें ये बताया कि हाँ, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र को प्रेरित किया जा सकता है, यानी विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तो ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या होगा इसमें, उसे हम समझें। तो ओरेस्टेड ने पहले एक कुंडली ली। कुंडली कैसी? विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेटकर एक कुंडली ली। एक कुंडली है जिसमें तांबे के तार हैं और विद्युत रुद्ध हैं। अब इसके ऊपर तार लपेटे हुए, कई सारे फेरे हैं और सारे तार के जो फेरे आपस में एक दूसरे से टच हैं, लेकिन वो जो तार है वो तार ऊपर से कुछ अलग पॉलिश्ड है, यानी उसके ऊपर कुछ अलग पदार्थ की पॉलिश की हुई है, तो इसलिए दोनों स्पर्श होने पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो उस तार को हम बोल रहे हैं विद्युत रुद्ध तांबे के तार, विद्युत रुद्ध तांबे के तार। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इस तरह का उपकरण है जिसमें एक संकेतक होता है, जीरो बीच में होता है, यहाँ पर 1 2 3 लिखा है और इधर 1 2 3 लिखा है। और इस गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इसका काम है धारा की उपस्थिति का पता लगाना कि इस कहीं पर धारा है या नहीं। अगर पता करना है तो इसको हम लगा देते हैं। जैसे अगर मान लो ये बैटरी सही है या सही नहीं है, इसका हमें पता करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को इससे जोड़ेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी पोटेंशियल होगा, धारा बह रही होगी, तो ये पूरी तरह से इस तरफ या इस तरफ आ जाएगा, यानी धारा की दिशा भी बताएगा। लेकिन हम फोकस करते हैं कि ये धारा की उपस्थिति का पता लगाएगा। अगर कहीं से कनेक्शन हट गया तो धारा नहीं आएगी, यानी इसमें विक्षेप नहीं आएगा। तो ये मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जिसमें ये संकेतक है। अभी क्या इसमें हमें विक्षेप दिखेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी धारा नहीं है। लेकिन ओरेस्टेड ने क्या किया? उन्होंने यहाँ पर एक छड़ चुंबक की कल्पना करी। ये छड़ चुंबक है, मान लेते हैं एन सिरा इधर रखा है। अब छड़ चुंबक यहाँ लाई और रखी गई तो क्या विक्षेप मिलेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही छड़ चुंबक को इस ओर गति कराओगे, इस कुंडली में विक्षेप आएगा और इसकी गति को हम रोक देंगे तो विक्षेप समाप्त हो जाएगा। फिर जैसे ही गति कराएंगे, पास लाओ चाहे दूर ले जाओ, अगर हम इसको दूर ले जाएंगे तो भी यहाँ पर विक्षेप आएगा। लेकिन पास लाने पर जिस दिशा में विक्षेप आ रहा था तो उसके अब की विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा, लेकिन विक्षेप आएगा। और विक्षेप तभी तक रहेगा जब तक कि ये चुंबक गति करेगा। ये जो घटना है, इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह रहे हैं। देखिए आप, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है जो हमें बताए कि धारा बहेगी, लेकिन जैसे ही चुंबक को हम गति कराते हैं, चुंबक को गति कराते ही इसमें विक्षेप आता है, यानी इस परिपथ में विद्युत धारा आती है। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हमने विद्युत धारा को प्राप्त किया, इसलिए ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बच्चों, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? तो जो इसके नियम हैं, उन नियमों के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो क्या नियम है कि नियम ये है, जब हम छड़ चुंबक को यहां लाके रख देते हैं तो हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, यूं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। मैं इनको दिखा नहीं रहा हूं, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे काम की यही है। और
इस चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से गुजर रही हैं। इसका मतलब कुंडली यहाँ पर एक क्षेत्रफल माने, ये पहला जो फेरा है, जिस तरह से ये पहला फेरा बनेगा तो ये इसका अनुप्रस्थ काट होगा। इससे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, अभी पढ़ा हमने, फ्लक्स कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। और जब इस छड़ चुंबक को हम गति कराएंगे तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। नजदीक लाएंगे तो वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी है, सघन है, और दूर जो है वो विरल है। तो हम जब पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक मात्रा में इससे गुजरेंगी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बच्चों, अब फ्लक्स में परिवर्तन नजदीक लाने पे भी होगा, दूर ले जाने पर भी होगा। परिवर्तन होगा, या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यह है कि जब किसी कुंडली से या किसी लूप से, इन फेरों से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम है, प्रकृति का नियम है, ज्ञात वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए, लेकिन सारे भौतिक विज्ञान के नियम प्रकृति के नियम हैं। और प्रकृति के नियम हमें अक्सर से मान लेने चाहिए। क्या नियम है? कि जब भी किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये क्या है? ये विभवांतर है। इसको हम दूसरे शब्दों में विभवांतर कह सकते हैं। आगे आपको इन दोनों में भी अंतर समझाया जाएगा अगली क्लासों में, लेकिन अभी आप समझ ले विद्युत वाहक बल क्या है? वोल्टेज है। तो यहां पर वोल्टेज आएगा, वोल्टेज आएगा तो फिर अगर परिपथ बंद होगा तो धारा भी प्रेरित होगी, धारा भी प्रेरित होगी, और इसे हम प्रेरित धारा ही कहेंगे, प्रेरित धारा ही कहेंगे। और विद्युत वाहक बल जो आएगा इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, वी शॉर्ट में लिख रहा हूं, अंग्रेजी में इसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो घटना है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। इसी के बाद हमें यह समझ में आया कि हम विद्युत का उत्पादन चुंबकीय क्षेत्र से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और आज वर्तमान समय में हम इसी का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न कर रहे हैं, जो हम घरों में उपयोग में ले रहे हैं। बच्चों, तो पुनः सुने एक बार कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है जब भी किसी कुंडली या परिपथ, कुंडली या परिपथ से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली या उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण परिपथ बंद होने पर हमें एक धारा भी मिलती है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ये जो घटना है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब फ्लक्स में परिवर्तन, मेन जो इसका रीजन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, वो फ्लक्स में परिवर्तन है। उसके लिए हमने क्या किया? इस चुंबक को चलाया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम चुंबक को चला के ही फ्लक्स में परिवर्तन करें। चुंबक को स्थिर रख दें, इस कुंडली को चलाओ तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर एक तीसरी स्थिति और है, एक मैं चुंबक लूं, ये एन सिरा, ये एस सिरा, तो अभी आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर होगा, यूं है। इसमें एक मैं कुंडली रख दूं, ये कुंडली रख दी, आयताकार कुंडली रख दी, आपकी वृत्ताकार भी ले सकते हैं। और अब मैं इस कुंडली को ही घुमाऊं, कुछ ऐसा उपाय कर लूं कि ये कुंडली मैं घुमा सकूं। यहां पर मैंने इसको किलकित कर दिया, तो क्या होगा? कुंडली घूमेगी। अब कुंडली घूमेगी तो बल रेखाओं की संख्या यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो। फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या है। तो इन बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। जैसे
यहां से बल रेखाएं यूं जा रही हैं, इधर चुंबक रखी है, इधर से बल रेखा गुजर रही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें से गुजर रहा है। अभी यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो इसका फ्लक्स है। अब मैंने इसको घुमाया तो अब आप सोचें, अब इसमें से नहीं गुजर रही है क्योंकि इधर से जा रही है, तो फ्लक्स अब खत्म। अब फ्लक्स बढ़ने लगा और फिर फ्लक्स अधिकतम हो गया, फिर घटने लगा, फिर न्यूनतम हो गया। तो यहाँ कुंडली को घुमाने पर भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण यदि परिपथ बंद है तो धारा मिलेगी। और इसको हम यहाँ कनेक्टेड कर दें किसी बल्ब से या कुंडली से कर दें, गैल्वेनोमीटर से, तो यहां पर हमें विद्युत धारा की उपस्थिति का पता चलेगा, जिसे हम कुंडली को घुमा रहे हैं। अब कुंडली को कैसे घुमाना है इसके अलग उपाय हैं। कई तरह से कुंडली को घुमाया जा रहा है, पानी गिरा के घुमाया जा रहा है, पवन ऊर्जा से घुमाया, जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है उसके पीछे मेन कंसेप्ट जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो बच्चों, आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझा, आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। और इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है, इसी घटना पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ये है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब उत्पन्न करना, विद्युत का मतलब उत्पन्न करना। अब विद्युत धारा को उत्पन्न करना। विद्युत धारा कितने प्रकार की है? विद्युत धारा दो प्रकार की है। एक धारा है प्रत्यावर्ती, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरी धारा है दिष्ट धारा, जिसे हम लिखते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। और दोनों को उत्पन्न करने के लिए जनित्र अलग अलग प्रकार के हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर हम पहले विचार करेंगे और फिर दिष्ट धारा जनित्र पर विचार करेंगे। तो पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा क्या है, थोड़ा सा हम इस पर विचार कर लें। हमारे घरों में जो धारा आ रही है ये प्रत्यावर्ती धारा है, और सेल से जो हमें धारा मिलेगी वो दिष्ट धारा होगी। प्रत्यावर्ती धारा का व्यवहार कैसा होता है, इसको आप यहां देखें कि अगर मैं इस परिपथ में एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दूं और एक दिष्ट स्रोत लगा दूं तो क्या अंतर है। ये प्रत्यावर्ती स्रोत को इस तरह से दर्शाएंगे, दिष्ट स्रोत को इस तरह से दर्शाएंगे। दिष्ट स्रोत में एक टर्मिनल धनात्मक और एक टर्मिनल ऋणात्मक होगा, फिक्स रहेगा। लेकिन प्रत्यावर्ती स्रोत में धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल फिक्स नहीं है। आधे चक्र बाद इन टर्मिनल की ध्रुवता बदल जाती है। पहले ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, और अर्ध चक्र बाद इसकी दिशा बदल जाती है। तो ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, ये दिष्ट स्रोत है। और धारा सदैव बैटरी के या स्रोत के धनात्मक सिरे से निकलती है और ऋणात्मक सिरे की ओर जाती है, और इसलिए इसमें धारा इस तरह से चलती रहेगी। ये सेल से उत्पन्न धारा है, ये दिष्ट धारा है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा पर विचार करें तो यहां से धारा चलेगी और यूं जाएगी, और जैसे ही यहां पहुंचेगी इस टर्मिनल की ध्रुवता बदल जाएगी, और ध्रुवता बदलते ही ये सिरा धनात्मक हो जाएगा, और फिर धारा अब इधर से निकलेगी, इधर जाएगी, यूं जाएगी, और फिर वापस यहां आएगी, फिर ध्रुवता बदल जाएगी। तो यहां से चली और वापस यहां आई, एक चक्र पूरा। और इसलिए कह रहे हैं हर आधे चक्र बाद वो अपनी दिशा को बदल लेगी। और प्रत्यावर्ती धारा को अगर हम संकेत से दर्शाएं तो प्रत्यावर्ती धारा को इस तरह से दर्शाते हैं। आधे चक्र में दिशा ये है और आधे चक्र बाद दिशा बदल गई। इसका मान शुरू में बढ़ता है, अधिकतम होने के बाद फिर घटता है, फिर 0 हो जाता है। फिर इसी तरह से दिशा बदल के आधे चक्र के बाद दिशा बदल लेता है, फिर मान बढ़ता है और घटता है, 0 हो जाता है। लेकिन दिष्ट धारा जो होती है वो अपने नियत मान से बहती है।
उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होता। तो ये धारा किस तरह से अपना दिशा बदलती है, इसे हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। आप अपनी पुस्तक खोलें और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को देखें, उसमें जो उसकी जो थ्योरी दी हुई है, इसमें इसके 4 भाग बता रखे हैं। और 4 भागों में से पहला भाग है क्षेत्र चुंबक, दूसरा भाग है आर्मेचर या कुंडली, और तीसरा भाग है इसमें सर्पी वलय, और चौथा भाग है ब्रश या ब्रुश। अब ये जो जनित्र है बच्चों, ये जनित्र है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही आधारित है। और इसकी बनावट में आपको समझाऊं तो इसमें क्षेत्र चुंबक है, यानी चुंबक लगा है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और चुंबक मैं इस तरह से बना रहा हूं, नाल आकार के चुंबक हैं, ये नाल आकार के चुंबक हैं, N और S, यूं इस तरह से 2 चुंबक हैं इस आकार के। ये दिखाया यूं है ऐसे, ये नाल आकार के चुंबक। इस चुंबक के अंदर, इसे हमने क्षेत्र चुंबक कहा है क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं, जिसकी दिशा N से S की ओर है। अब बच्चों इसके अंदर रखी हुई है एक आर्मेचर या कुंडली। अब ये कुंडली कैसी है, आयताकार है, किसी भी आकार की हो सकती है, ये कुंडली है बच्चों। चित्र आप अपनी पुस्तक में भी देख लें, ये कुंडली। कुंडली कैसे है, अब कुंडली ये चुंबक है तो इसके बीच में ये कुंडली रखी है और ये कुंडली यूं घूमेगी। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब कुंडली घूमेगी चुंबक के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, तो इसके संबंध इससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो हमें करना है, इसको घुमाना है, और जैसे ही घुमाएंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लगेगा। क्या लगेगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब इसको घुमाने के लिए हमारे पास तरीके अलग हो सकते हैं। दूसरा भाग जो मैंने बताया आर्मेचर या कुंडली। अब इसमें यहाँ एक ही कुंडली का फेरा दिखाया है, अनेक फेरे होते हैं, एक दिखाया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इसका जो दूसरे सिरे हैं, ये सिरे जुड़े हुए होते हैं सर्पी वलय से। सर्पी वलय लगे हैं यहां, ये सर्पी वलय हैं, और ये भी इसके नीचे से होके आ रहा है, ये सर्पी वलय हैं बच्चों। सर्पी वलय जो है इन तार से कनेक्टेड है। जब हम कुंडली घुमाएंगे तो कुंडली के घुमाने पर ये सर्पी वलय भी इसके साथ घूमेंगे, लेकिन इन सर्पी वलय की स्थिति बदलेगी नहीं। इस सर्पी वलय को मैं नाम S1 दूं, इसको मैं नाम S2 दूं। और दोनों जो सर्पी वलय हैं ये एक ब्रश से जुड़े हैं। ब्रश जो कार्बन के ब्रश हैं, बहुत ही हल्के हैं, और ये ब्रश इनको सिर्फ टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से। दूसरा ब्रश मैं इधर दिखा दूं, ये ब्रश, इस ब्रश का नाम मैं B1 और B2 रख दूं। अब ये ब्रश जो है, आप कल्पना कर सकते हैं जो टूथपेस्ट हम करते हैं उसमें जो ब्रश काम में लेते हैं, वो हल्के से इसको टच कर रहे हैं, और ये सर्पी वलय घूमेंगे, ये इससे संपर्क में रहेंगे, और धारा जो बनेगी, क्योंकि हम जब इसे घुमाएंगे तो विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब जब इसे घुमाया जाएगा तो घुमाने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा और विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। परिपथ बंद लेंगे हम तो विद्युत धारा भी आएगी, और जब धारा आएगी तो उस धारा को हम किस में लेंगे, तो किसी उपकरण में लेंगे।
यहाँ मैं एक उपकरण लगा देता हूँ। सामान्यतया उपकरण के रूप में हम यहाँ एक प्रतिरोध दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बल्ब की कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। ये बल्ब है, ठीक है। अब जब इसमें धारा आएगी तो ये बल्ब जलेगा। इस कुंडली का मैं एक नामकरण कर देता हूँ। कुंडली को मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बात सिंपल है। कुंडली घूमेगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या बात है कि कुंडली के घूर्णन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और धारा प्रेरित होगी। ये घुमाने से सीधी धारा प्राप्त होगी। ये प्रकृति का नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे डिटेल से आप अगली कक्षाओं में और पढ़ेंगे। अब धारा प्रेरित होगी तो उसकी दिशा कौन सी होगी? दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम है। वो नियम भी आपके लेवल से हायर लेवल का है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैं कुंडली को घुमा रहा हूं दक्षिणावर्ती दिशा में। अगर दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाऊं तो मैं मान लेता हूं कि धारा की दिशा दक्षिणावर्त ही प्राप्त होगी। आपकी पुस्तक के अनुसार है, और मैं अपनी तरह से बताऊं तो जब ये कुंडली घूमेगी तो इसका एक भुजा ऊपर की ओर आएगी, दूसरी भुजा नीचे की ओर जाएगी, और जो भुजा ऊपर आ रही है उसमें धारा की दिशा आपको आगे की ओर लेनी है, और जो भुजा नीचे जा रही है उसमें धारा की दिशा नीचे की ओर लेनी है। तो धारा ऐसे आएगी। तो धारा यहां से यूं चलेगी और इस सिरे से होती हुई इस सिरे में आएगी, यानी धारा की दिशा हमें ये प्राप्त होगी। और ये पूरा चक्कर घूम के जब यूं आ जाएगा, अभी ये सिरा ऊपर आ रहा है, ए बी सिरा ऊपर आ रहा है, तो धारा इसमें यूं जा रही है, लेकिन जब इस स्थिति में होगी लंबवत और फिर जब इधर जाएगा तो आप देखेंगे ये सिरा नीचे जा रहा है। तो जो ये सिरा नीचे जाएगा तो इसमें धारा की दिशा अब आगे की ओर नहीं होकर पीछे की ओर हो जाएगी। ये सिरा, इसमें धारा बदल जाएगी, इसमें धारा अब इस दिशा में बहेगी, लेकिन आधे चक्र बाद। तो क्योंकि उस समय नीचे जा रहा होगा तो धारा अब इसमें यूं जाएगी, और पिछली वाली धारा की दिशा के ये विपरीत हो जाएगी। अब मैं आपको यहां बता दूं कि इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि ये कुंडली घूमेगी, कुंडली के घूमने से ये दोनों सिरे घूमेंगे और ये सर्पी वलय अपनी जगह पर घूमेंगे, और इस तरह से है कि ये जो दोनों सिरे हैं आपस में उलझेंगे नहीं, क्योंकि द्विविमीय चित्र हम बना रहे हैं और व्यवस्था त्रिविमीय होती है, इसलिए ऐसा आभास होता है कि जब ये कुंडली घूमेगी तो ये सिरे तो आपस में उलझ जाएंगे और टूट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार है कि ये घूमेगी, ये सिरे भी घूमेंगे, लेकिन ये सर्पी वलय अपने स्थान पर ही घूमेंगे और इसमें उलझेंगे भी नहीं। तो जब इसको हम इस तरह से कल्पना करें कि जब हम इसको चला के ला रहे हैं तो ये ऊपर आ रहा है, तो इसमें धारा इधर जा रही है, ये नीचे जा रहा है, धारा इधर जा रही है, तो अभी यूं धारा जा रही है, ये गई। अब जब ये सिरा एकदम लंबवत हो जाएगा तो उसके बाद अब ये सिरा नीचे जा रहा होगा, और जब नीचे जा रहा होगा तो इसमें धारा की दिशा ऊपर जाने की जगह अब इधर की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी यूं। तो इसमें धारा की दिशा अब नीचे की ओर हो जाएगी, लेकिन इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी, और धारा इसमें से यूं होती हुई इस सिरे से निकलेगी। तो आप देखें कि अब इधर जा रहा है जब तक ये धारा ये मिलेगी, और अभी तक नीचे जा रहा है, ये देखो नीचे जा रहा है, और जब एकदम परपेंडिकुलर फिर हो जाएगा तो उसके बाद अब ये सिरा वापस ऊपर आने लगेगा, फिर आधे चक्र तक ऊपर आएगा, तो आधे चक्र तक ऊपर आएगा तो धारा की दिशा ये मिलेगी, फिर आधे चक्र तक ये नीचे जाएगा तो धारा की दिशा ये मिलेगी। इस तरह से हर आधे चक्र में ये अपनी दिशा बदलता रहेगा, और धारा की दिशा बदलने के कारण ये जो धारा कहलाएगी ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। प्रत्यावर्ती धारा,
प्रत्येक अर्ध आवर्त में जो अपनी दिशा बदल लेती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो ग्राफिकली यूं दिखेगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस सिरे में ए बी में अभी धारा ऊपर जा रही है, फिर घूम के आएगा तो नीचे आएगी। ये है, आप अपनी पुस्तक से भी इसको मिलाएं और चित्र जो दिया हुआ है आपकी पुस्तक में उसे भी देखें। हर आधे चक्र में दिशा बदलेगी। हमें जो घरों में धारा मिल रही है हमारे बिजली के स्विच से, ये बिजली के स्विच हैं, ठीक है, यहां से हमें धारा मिल रही है। हमारे इस कमरे में ये बल्ब है, ये बल्ब है बच्चों, और यहां से हमें कनेक्शन दिया हुआ है। वो कनेक्शन के तार हमें दिखते नहीं, तो धारा जो आ रही है वो यूं आ रही है और फिर वापस यूं जा रही है। हर आधे चक्र में दिशा बदल रही है, चल रही है, फिर शून्य हो रही है, फिर दिशा बदल रही है, फिर विपरीत दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर धारा शून्य हो रही है, यहाँ शून्य हो रही है, हमें दिखती नहीं है। घरों में हम ये चीज अनुभव नहीं करते। इसका कारण कि इस प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो 50 है। 50 से तात्पर्य इस कुंडली को हम 1 सेकंड में 50 बार घुमाते हैं। तो ऐसा जीरो होना, ये बीच की स्थिति 1 सेकंड में 50 बार आएगी, और इतनी तेजी से ये परिवर्तन होता है, बढ़ती घटती है, कि हमें इस परिवर्तन का आभास नहीं होता, क्योंकि हमारी आंखें या हम इतने सक्षम नहीं है कि 1 सेकंड में जो 50 बार घटना दोहराई जाए वो हम आसानी से देख सकें। बिल्कुल नहीं पता कर सकते, इसलिए हमें उसमें परिवर्तन अनुभव नहीं होता। बाकी धारा अपनी दिशा बदल रही है। भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उस धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अच्छा, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जो यूरोपीय कंट्री है, अमेरिका वगैरह, वहां पर 60 हर्ट्ज है। लेकिन 50 हर्ट्ज हम कैसे आवृत्ति प्राप्त करेंगे कि इस कुंडली को हम 1 सेकंड में 50 बार घुमाएंगे। इसको घुमाने के लिए हम क्या करेंगे? तो घुमाने के लिए आपने देखा है डैम बने हुए हैं, जहां पर बहती हुई नदियों को रोकते हैं। नदियां बह रही हैं, उसे रोकते हैं, बांध बनाते हैं, पानी ऊपर से गुजरता है, ऊपर से गुजर के नीचे तेजी से गिरता है, और यहाँ पर ये कुंडलियां लगाई हुई हैं, आर्मेचर लगाए हुए, जो ये पूरी व्यवस्था सेट है। और पानी के गिरने से ये घूमती है, घूमने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। लेंज का नहीं, जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम है, ये लगता है। और वो नियम ये है कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इसके कारण हमें प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। तो बच्चों, ये था प्रत्यावर्ती धारा। तो ये बच्चों आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र समझ लिया। अब इसके आगे जो अपनी पुस्तक में अंतिम टॉपिक दिया है वो दिष्ट धारा जनित्र है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बाद हम समझेंगे दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा क्या, किस प्रकार की होगी? जो अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करेगी, एक ही दिशा में बहती रहेगी। इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आपने देखा कि धारा पहले इस तरह से जा रही है, फिर अगले आधे चक्र में इधर से आ रही है, ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। लेकिन दिष्ट धारा जनित्र इस दिशा में चलेगी तो इसी दिशा में बहती रहेगी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र की बनावट बिल्कुल समान है। अंतर क्या? अंतर यह है कि इसमें जो हमने सर्पी वलय लिया है, ये सर्पी वलय के स्थान पर हम यहां कम्यूटेटर लेते हैं, या इसका नाम दिक् परिवर्तक है। दिक् परिवर्तक है, जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। बच्चों, इतना ही अंतर है। बाकी इसमें भी क्षेत्र चुंबक है, जो घुड़नाल आकार के या नाल आकार के हैं या अवतलाकार आकार के हैं ये चुंबक। इसमें भी आर्मेचर या कुंडली लगी है, वही विद्युत रोध तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाई गई है। दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर है इनके स्थान पे, जिसे मैं बदलूंगा अभी। और इसमें भी ब्रश है। अब इसके स्थान पर हम देखेंगे यहाँ ये व्यवस्था थोड़ी सी चेंज है। बच्चों, इसमें 2 कम्यूटेटर लगे हैं। कम्यूटेटर जो हैं वो अर्धवृत्ताकार हैं, इस तरह से, ये अर्धवृत्ताकार।
और दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतराल, इस तरह से अंतर है, और इनसे जो है कार्बन के ब्रशेज जुड़े हैं। ये ब्रशेज जुड़े, ये कार्बन के ब्रश जुड़े। होगा क्या, जब हम इस कुंडली को घुमाएंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और धारा प्रेरित होगी। घूर्णन, फ्लक्स में परिवर्तन, विद्युत वाहक बल प्रेरित और धारा प्रेरित। अब धारा आएगी इसमें, और वही कंसेप्ट है जो हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में पढ़े। क्योंकि ये भुजा ऊपर आ रही है इस चक्र में, तो इसमें धारा इस दिशा में रहेगी, और ये भुजा नीचे जा रही है इसलिए इसमें धारा नीचे रहेगी, और हमें धारा यहां ऐसे मिलेगी। लेकिन जब ये घूमेगी तो कम्यूटेटर भी घूमेंगे। ये C1 है, ये C2 है, इस ब्रश है B1 है, B2 है। उसमें सर्पी वलय अपने स्थान पर ही घूम रहा था। यहां होगा क्या कि जब ये घूमेगा, कुंडली घूमेगी, तो ये सर्पी वलय यूं घूमेंगे, और आधे चक्र बाद C1 इधर आ जाएगा, C2 इधर आ जाएगा। यानी आधे चक्र में ऐसी स्थिति होगी कि जो B1 ब्रश पहले C1 से जुड़ा था अब C2 से जुड़ जाएगा, और B2 जो ब्रश है वो अब C1 से जुड़ जाएगा। तो मैं पहली की स्थिति की कल्पना करूं तो पहली स्थिति में ये घूम रही है आधे चक्र में, इधर दिशा, इसकी इधर, और परिणाम स्वरूप हमें धारा ये मिलेगी। लेकिन जैसे ही अब ये कुंडली नीचे जाएगी तो इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। इसमें ए बी भाग में धारा जो ऊपर जा रही थी अब वो नीचे हो जाएगी। अभी ऊपर आ रहा है तो धारा यूं जा रही है, ये दिखाई हुई है, लेकिन इसके बाद ये नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो इसमें धारा की दिशा यूं हो जाएगी और इसमें ऐसे हो जाएगी। लेकिन ठीक उसी समय ये कम्यूटेटर अपने घूमेंगे, ऐसे रोटेट होंगे, और रोटेट होके आधे चक्र में अब ये जो B2 का जो कनेक्शन C2 से है, अब B2 का कनेक्शन C1 से हो जाएगा, और ये यहां आ जाएगी। तो ये कनेक्शन इससे हो गया, और इसमें धारा की दिशा जो ऊपर की ओर थी अब नीचे की ओर होगी, और इसका कनेक्शन यहां हो गया। तो धारा अब इसमें से इधर से ही आई, धारा की दिशा वही रहेगी। पुनः ये इधर आएगा, और फिर जब ये नीचे से घूम के वापस ऊपर आ रहा होगा तो फिर धारा यूं आएगी। लेकिन अब जो कनेक्शन B2 का C1 से था वो वापस B1 से कनेक्ट हो जाएगी, और इसमें धारा ऊपर जा रही है। तो इस परिपथ में धारा एक ही दिशा में बनी रहेगी। इसी पर आप एक बार पुनः विचार कर ले, क्योंकि यहीं पर है सारी बात समझने की। बाकी तो थ्योरी सारी वही है जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में थी, जो आप पुस्तक से देख के लिख लेंगे। देखिए ये कुंडली है, अभी प्रारंभिक स्थिति है, कुंडली घूमेगी, ये भुजा ऊपर आएगी, ये भुजा नीचे जाएगी, तो धारा की दिशा ये होगी, और इधर से धारा आके यूं चली जाएगी, यूं चली जाएगी। और इस स्थिति में जो कम्यूटेटर दूसरा है C2 वो B2 से जुड़ा हुआ है, कम्यूटेटर पहला है C1 वो B1 से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये इस पोजीशन के बाद आगे बढ़ेगी तो ये सिरा नीचे जा रहा होगा, तो इसमें जो धारा की दिशा इधर थी अब बदल जाएगी, तो इसमें धारा की दिशा अब नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी तो धारा इधर से जानी चाहिए थी, यूं बदलनी चाहिए थी। लेकिन क्या होगा कि इस C1 कम्यूटेटर अब इधर घूम के चला जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा और B2 से जुड़ जाएगा, तो धारा इसमें नीचे ही आ रही है, लेकिन इसका कनेक्शन अब B2 से हो चुका है, तो इसमें से धारा फिर यहां आएगी, और इस तरह से इसमें धारा एक ही दिशा में बनी रहेगी। बच्चों ये है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में दोनों में अंतर। तो अंतर क्या है कि उसमें तो लगे हुए थे इस जो है सर्पी वलय प्रत्यावर्ती धारा में, और इसमें लगे थे कम्यूटेटर। दोनों में फर्क यही है कि कम्यूटेटर भी घूमता है, और ये घूमता इस प्रकार है कि अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है,
लेकिन सर्पी बले अपने ही स्थान पर घूमते हैं और इनकी व्यवस्था इस प्रकार है कि ये तार यहाँ से उलझते नहीं है, जो हम सामान्यतया सोच सकते हैं। तो बच्चों, विद्युत धारा का जो ये 10वां चैप्टर है आज आपके समाप्त हो गया। इसमें कुछ आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं, अगले वीडियो में मैं फिर इसकी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।